इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 10 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। ये वो मुआहिदा नहीं जो तय हुआ था। उनका मजीद कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि लबनान में जंग बंदी नहीं हुई, मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। ताज़ा इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद लबनान में तबाही के मनाज़र। लबनान में सीज़ फायर नहीं है और लोग एक शिकस्ता मुल्क के टुकड़े समेट रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान आबनाए हुर्मुज खुलवाने के हवाले से गुफ्तगू। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज़ भी अब आबनाए हुर्मुज से गुजर सकते हैं। नेटो के सरबराह का कहना है कि जंग के आगाज़ पर कुछ मुमालिक ने सुस्ती दिखाई, लेकिन अब वो अमरीका की भरपूर मदद कर रहे हैं। जब ईरान में अमेरिका को दरकार लॉजिस्टिक और दीगर मदद फराहम करने का वक्त आया तो कुछ इत्तेहादी कम अज़ कम ये कहना होगा कि कुछ सुस्त रवि का शिकार थे। इंसाफ की बात यह है कि वो कुछ हद तक हैरान भी थे। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आने वाले मंदोबीन और साफियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान। इसराइल दहशतगर्दों के खिलाफ अपना दिफा करेगा। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर इसराइल का रद्द अमल। We don't see Pakistan as a credible player. हम पाकिस्तान को एक काबिल एतबार फरीक के तौर पर नहीं देखते। जानिए इसराइल और ईरान में आम लोग इस जंगबंदी को कैसे देख रहे हैं। जी, यहाँ पर खासी नाराजगी नजर आ रही है और वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िस्ता रोज एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कि वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि इसराइली फौज को अहम कामयाबी मिली है। ईरान में जब सीज़ फायर हो रही थी तब कुछ लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे अवामी लेवल पे कि हुकूमत को अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या सीज़ फायर नहीं करनी चाहिए। और ईरान भी जब इस सीज़ फायर में गया तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बयान में लिखा हुआ था कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। और ये भी जानिए कि इंडिया के शहर दिल्ली के रामपुरा में बुलडोजर घरों को क्यों गिरा रहे हैं। बार बार हमारा घर टूटा हुआ हमको याद आता है। रात में डरती है माँ, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहा है। उनका कहना है कि ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। अपने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप का कहना है कि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो कर रहे हैं तो फौरन बंद कर दें। मैरीन ट्रैफिक डाटा के तजज़िये से पता चलता है कि मंगल की रात जंग बंदी के ऐलान के बाद से कम से कम 9 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज अबूर कर चुके हैं। इनमें 2 ऑयल और केमिकल टैंकर्स भी शामिल हैं। मल्टीनेशनल ज्वाइंट मैरीटाइम्स इंफॉर्मेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंग से पहले हर रोज औसतन 138 बहरी जहाज यहाँ से गुजरते थे, लेकिन तनाज़े की वजह से यहाँ ट्रैफिक न होने के बराबर है और लगभग 800 बहरी जहाज खित्ते में फंसे हुए हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमलों में कमी करेंगे। सदर ट्रंप ने फ़ोन पर NBC न्यूज़ को बताया कि मैंने नेतन्याहू से बात कर ली है और वो हमलों में कमी कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि वो पुरुम्मीद है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अमन मुआहिदा हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन तमाम चीज़ों से इत्तफाक कर लिया है जिस पर इसे इत्तफाक करना था और इसके ओहदेदार जब मीडिया से बात नहीं करते तो मुनासिब नजर आते हैं। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुल्क के शुमाली इलाके के अवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि लबनान में जंग बंदी नहीं हुई है।
ان کا کہنا تھا کہ ہم حزب اللہ پر پوری طاقت کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی بحال ہونے تک رکیں گے نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ان کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک تاریخی اور دیرپا امن معاہدے کا حصول ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ دیر قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران اسرائیل لبنان پر حملوں میں کمی کرے گا۔ دوسری جانب رات پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوتی رہیں، جس کے دوران ایران نے لبنان پر فضائی حملے کیے، جبکہ مسلح گروہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب راکٹ بھی داغے گئے، جس کے باعث تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں ہنگامی الرٹس جاری کیے گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی مبینہ حیثیت تنازع کا باعث بن رہی ہے، اور اس سے رواں ہفتے کے آخر میں پاکستان میں ہونے والے طے شدہ امن مذاکرات سے پہلے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے رات پر لیبنان میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے اس کے مطابق حزب اللہ راکٹ داغ رہا تھا۔ دوسری جانب ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے متعدد علاقوں پر راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ تازہ جھڑپیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کارروائیوں میں کمی لانے کا اندیا دیا تھا۔ بدھ کے روز اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی وجہ سے 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جنگ بندی کے اعلانات کے بعد سے جاری ان حملوں کی صورتحال بتا رہے ہیں عمر آفریدی۔ لبنان میں سیز فائر نہیں ہے اور لوگ ایک شکستہ ملک کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں۔ فضا سے برسنے والے اسرائیلی بم اپنے ساتھ مزید دہشت اور تباہی لائے ہیں۔ 10 منٹ تک پورا ملک حملے کی زد میں تھا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اس کا نشانہ حزب اللہ ہے اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ملبے کے ڈھیر میں اس زندگی کی یادیں جو نہیں رہی۔ پورے بیروت پر کیے گئے ہوائی حملے نہایت طاقتور تھے، اور وہ دیکھیں وہاں ہونے والی تباہی۔ گھنٹوں بعد بھی اس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہاں بڑی تباہی ہوئی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کس قدر شدید تھا۔ عابد یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئے ہیں جو زخمی ہو گئے تھے۔ یہاں انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے، صرف لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کاش میں بم ہوتا اور اس پر پھٹ پڑتا جس نے یہ سب کیا ہے۔ دشمن میں رحم تو ہے ہی نہیں۔ ہم بلڈنگ کی دوسری طرف آ گئے ہیں، ایئرپورٹ روڈ اس طرف ہے۔ بیروت کا مرکزی حصہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ شہر کے اس حصے میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بیان کر سکوں وہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ بس برباد ہو گئے ہیں ہم، اور کچھ نہیں۔ لبنانی ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جسے یہاں کے بہت سے لوگ نہیں لڑنا چاہتے، اور اس کثیر العقیدہ ملک میں لوگوں کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹتا نظر آ رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کسی حل تک پہنچنے کے عمل کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیئر سٹارمر ابھی قطر پہنچے ہیں، جہاں سے امریکی صدر کے ساتھ ان کی فون پر بات ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سٹارمر نے ٹرمپ کو آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کو کھولنے کے لیے قابل عمل منصوبے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے شراکت داروں کو اکٹھا کرنے کی برطانیہ کی کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اب جبکہ جنگ بندی نافذ ہو چکی ہے اور آبنائی کو کھولنے پر اتفاق رائے موجود ہے، ہم کسی حل تک پہنچنے کے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سٹارمر اور ٹرمپ نے جہاز رانی کو جلد از جلد دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک عملی منصوبے کی ضرورت پر گفتگو کی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے اعتراف کیا ہے کہ ایران جنگ کے آغاز پر امریکہ کی مدد کرنے کے معاملے پر
कुछ इत्तेहादियों ने सुस्त रवि का मुजाहरा किया, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना था कि इसकी वजह यह हो सकती है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले इत्तेहादियों को आगाह नहीं किया था। लेकिन उनका कहना था कि इस वक्त मैं जो कुछ देख रहा हूं, इस वक्त बहुत से इत्तेहादी अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं। उनका कहना था कि इत्तेहादी इस वक्त वो सब कुछ कर रहे हैं जिसका अमेरिका मुतालबा कर रहा है। वो सदर ट्रंप की दरखास्त को सुन रहे हैं और इस पर रद्द अमल भी दे रहे हैं। इब्तिदाई हमलों में हैरत का अंसुर बरकरार रखने के लिए सदर ट्रंप ने इत्तेहादियों को पहले से आगाह ना करने का फैसला किया और मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन आज जब मैं पूरे यूरोप पर नज़र डालता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इत्तेहादी भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं बेसिस, लॉजिस्टिक्स और दीगर इक़दामात के ज़रिए, ताकि ताकतवर अमरीकी फ़ौज ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने और इसकी अफरातफरी फैलाने की सलाहियत को कमज़ोर करने में कामयाब हो सके। Its allies providing a massive amount of support, basing, logistics and other measures to ensure the powerful US military succeeds in denying Iran a nuclear weapon and degrading its capacity to export chaos. उनका यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना गुज़रगाह को यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत में बनने वाला इत्तेहाद नेटो मुमालिक की सोच में तब्दीली का अक्कास है। ख्याल रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के मामले पर नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाले ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वाले मंदोबीन और साफियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया है। जुमा की सुबह एक्स पर जारी एक बयान में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसाक डार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने वाले तमाम मंदोबीन बाशमूल शरीक ममालिक के साफियों का खैर मकदम किया जाएगा। डार का कहना है कि इस मकसद के लिए तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे तमाम अफराद को बिना वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम इन अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल जारी करेगा। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के उस बयान की मज़म्मत की है जिसमें उन्होंने इसराइली रियासत को कैंसर ज़दा करार दिया था। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि जब इस्लामाबाद में बातचीत जारी है, ऐसे वक्त में लेबनान में नस्ल कुशी की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मासूम शहरी इसराइली कार्रवाइयों में मारे जा रहे हैं। पहले गजा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून रेजी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इस बयान में इसराइली रियासत को कैंसर ज़दा करार दिया और इसके क़याम से मुतल्लिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ के बयान के चंद घंटों बाद एक्स पर इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से इसराइल की तबाही की अपील निहायत इश्तियाल अंगेज है। ये एक ऐसा बयान है जिसे किसी भी हुकूमत की जानिब से काबिल बर्दाश्त नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर ऐसी हुकूमत की तरफ से जो खुद को अमन के लिए गैर जानिबदार सालिस करार देती हो। इसराइल के वज़ीर खारजा जदून साहिर ने भी पाकिस्तानी वज़ीर दिफा की सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यहूदी रियासत को कैंसर ज़दा करार देना उसकी तबाही की अपील करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिखा कि इसराइल इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपना दिफा करेगा जो इसकी तबाही चाहते हैं। इससे कबल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने लेबनानी हम मनसब नवाफ सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी और इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत की थी। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकरात के बावजूद उनका मुल्क हिजबुल्लाह के खिलाफ जहां भी ज़रूरी हुआ कार्रवाइयां जारी रखेगा। इसराइल पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि ये जंग बंदी लेबनान पर लागू नहीं होती। ताहम ईरान का कहना है कि लेबनान पर इसराइली हमलों का तसलसल इस मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंग बंदी लेबनान पर लागू होने का बयान दिया था। ताहम अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इसे गलत फहमी से तशबीह दी। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हमारा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, जो कोई भी इसराइली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इंडिया में इसराइली सफ़ीर रियोन अज़हार का कहना है कि हम पाकिस्तान को एक काबिल एतबार फरीक के तौर पर नहीं देखते। उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने अपनी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की सहूलतकारी से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। हम माजी में भी देख चुके हैं कि अमेरिका ने किस तरह कतर और तुर्की जैसे पेचीदा रियासतों को इस्तेमाल करते हुए हमास के साथ मुआहदा हासिल करने में कामयाबी
हासिल की थी। We don't see Pakistan as a credible player. हम पाकिस्तान को एक काबिल एतबार फरीक के तौर पर नहीं देखते। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने अपनी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की सहूलतकारी फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया है। हम माजी में देख चुके हैं कि अमेरिका ने किस तरह कतार और तुर्की जैसे पेचीदा रियासतों को इस्तेमाल करते हुए हमास के साथ मुआहिदा हासिल करने में कामयाबी हासिल की। And use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जंग बंदी को इसराइल में किस नज़र से देखा जा रहा है? इस वक्त मेरे साथ यरूशलेम से हरिंदर मिश्रा मौजूद हैं। हरिंदर, क्या ये तासुर पाया जाता है कि इसराइल इस जंग बंदी के खिलाफ है? जी, यहाँ पर खासी नाराजगी नजर आ रही है और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िस्ता रोज एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कि वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस्राएली फौज को अहम कामयाबी मिली है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर माना यह जा रहा है कि जिन मकासद को लेकर के इसराइल इस जंग में उतरा था उन्हें हासिल करने में वो नाकाम रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये टेम्पररी सीज फायर है, ये आर्जी जंगबंदी है और महज कामयाबी हासिल करने के रास्ते में एक स्टॉप है। ये उन्होंने ये कह करके उन्होंने लोगों को एक तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन नाराजगी जो है वो अभी भी बनी हुई है क्योंकि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कहा, ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान से बाहर निकाला जाएगा, चाहे वो सिफारती कोशिशों के जरिए हो या फिर फोर्स के जरिए हो, फौज के जरिए हो, लेकिन उसे बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, इसराइल कहता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। वैसे तो वो कई हफ्तों से लेबनान पर हमले कर रहा है, मगर इस वक्त इसराइल ने लेबनान पर इतनी ज्यादा बमबारी क्यों शुरू कर दी है? देखिए, ये भी यहाँ के दाखिली जो सियासत है उसकी वजह से हो रहा है। जो शुमाली इलाके के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनकी ओर से काफी नाराजगी रही है। उन्हें अपने घरों को इवैक्यूएट करना पड़ा था हजारों की तादाद में पिछली जंग के दौरान, और इस बार भी काफी लोगों ने जो है वो इवैक्यूएट किया है। और इस्राएली सरकार से लगातार ये डिमांड हो रहे हैं, मुतालबे हो रहे हैं कि वहाँ के लोगों को महफूज किया जाए। ये फौज और ये सरकार की जिम्मेदारी है और इसकी वजह से मजीद जो है यहाँ पर दबाव देखा जा रहा है सरकार के ऊपर। दूसरी तरफ यहाँ पर पहले तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोशिश की सरकार को और बेंजामिन नेतन्याहू को घेरने की, लेकिन अब देखा यह भी जा रहा है कि मखलूत हुकूमत में शामिल भी कई सारे अहम जो वजीर हैं और उनके अलावा कई मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, वो भी नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है मुकम्मल कार्रवाई करके वहां पर लोगों को महफूज करना बेहद जरूरी है। ये थे यरूशलेम से हरिंदर मिश्रा। और आप आइए तेहरान चलते हैं, जहां से साफी जान हुसैन ने हमें बताया है कि वहां लोग इस सीज फायर और मुज़ाकरात के बारे में क्या सोच रहे हैं। ईरान में जब सीज फायर हो रही थी तब कुछ लोग ये कंसर्न शो कर रहे थे अवामी लेवल पे कि हुकूमत को अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या सीज फायर नहीं करनी चाहिए। और ईरान भी जब इस सीज फायर में गया तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बयान में लिखा हुआ था कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। तो एक खदशा तो बहरहाल था कि यहाँ पे इजराइल कोशिश करेगा सीज फायर को तोड़ने की। सुबह 10 बजे जब पहले ही दिन सीज फायर के लवान पे अटैक हुआ और लबनान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला इजराइल ने किया, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई इजराइल के ख़िलाफ़ भी की। और यहाँ पे जो लोग और आम लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, दोनों लेवल पे बहुत ज़्यादा खदशा इजहार कर रहे थे कि अमेरिका को किसी तरीके से इजराइल को रोकना चाहिए, अमेरिका की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस डील के अंदर अकॉर्डिंग टू ईरान लबनान शामिल था और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया। और ईरान तो ओवरऑल इस पूरी जो सीज फायर की डील थी उसको एक जीत के तौर पे देख रहा था, एक अमेरिका की शिकस्त के तौर पे देख रहा था। और इनफैक्ट यहाँ पे कहना ये होता है कि वो ईरान जो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कोई उसको ताल्लुक़ नहीं था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, आज वही ईरान अमेरिका की जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका ईरान के 10 पॉइंट्स पे आके माना है। तो इसको बहुत बड़ी जीत देखा जा रहा था इस चीज़ को, स्पेशली व्हेन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर काम हो सकता है। लेकिन बहरहाल बाद में कुछ चीज़ें चेंज हुई और अमेरिका के भी जो ट्वीट्स हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के और जो बयानात हैं वो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो इस सीज फायर के ऊपर और ज़्यादा डाउट के बादल जो है वो छा रहे हैं।
ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीब ज़ादा का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज भी अब आबनाए हुर्मुज से गुजर सकते हैं, तावक्ते के वो कोई दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार ना करें। BBC फारसी के मुताबिक खतीब ज़ादा ने ईरानी मीडिया को बताया कि आबनाए हुर्मुज खुली हुई है, ताहम तकनीकी वजूहात के बाइस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी फौज के साथ राब्ता रखें। ईरानी वजीर का कहना था कि हम आबनाए हुर्मुज में मौजूद अपने महफूज रास्तों के जरिए उनके महफूज सफर को यकीनी बनाएंगे। इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो आबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। उनका कहना था कि ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ईरान के सरकारी मीडिया में शाया होने वाले एक बयान में पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने का इरादा रखने वाले बहरी जहाज़ों को मशवरा दिया था कि वो बहरी हिफाजत के उसूलों पर अमल करें और समुद्री बारूदी सुरंगों से महफूज रहने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में मुतबादिल रास्तों का तयन करने के साथ साथ एक नक्शा भी जारी किया है। नक्शे के मुताबिक बहरा ओमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लाराक जजीरे के शुमाल की तरफ जा सकेंगे और फिर वहां से खलीज फारस की तरफ अपना सफर जारी रख सकेंगे। दूसरी समत जाने वाले बहरी जहाज खलीज फारस से निकलते हुए जजीरा लाराक के जुनूब से गुजरकर बहरा ओमान की तरफ जा सकते हैं। एक नई किताब सामने आने के बाद बिटकॉइन के खालिक की शिनाख्त के बारे में दुनिया भर में फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस शख्स का नाम सामने आया है वो खुद इसकी तरदीद कर रहा है। मज़ीद तफसील गज़नफर हैदर से। ये सिर्फ एक शख्स की शनाख्त का मामला नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। दुनिया की सबसे मारूफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का खालिक, जिसे सतोशी नाकामोटो कहा जाता है, की असल शनाख्त आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। बिटकॉइन का आगाज़ 2009 में हुआ था और इब्तिदा ही से इसकी कुल तादाद को सिर्फ 21 मिलियन सिक्कों तक महदूद रखा गया। अंदाज़ों के मुताबिक इसके खालिक सतोशी नाकामोटो के पास आज भी तकरीबन 10 लाख बिटकॉइन मौजूद हो सकते हैं, जिसकी मौजूदा वैल्यू के हिसाब से मालियत तकरीबन 70 अरब डॉलर बनती है। और अब एक नई तहकीक में बरतानवी क्रिप्टो माहिर एडम बैक को सतोशी नाकामोटो करार दिया गया है, लेकिन उन्होंने BBC से बात करते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। एक अमरीकी अखबार की तफसीली तहकीक में दावा किया गया कि एडम बैक ही दरअसल बिटकॉइन का खालिक सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं, जिसमें उनके पुराने ईमेल्स, ऑनलाइन सरगर्मियों और तहरीरों का मवाजना सतोशी के पैगामात से किया गया। गुज़िश्ता बरसों में कई अफराद को बिटकॉइन का खालिक करार दिया गया है, लेकिन हर बार ये दावे या तो मुस्तरद हो गए या साबित नहीं हो सके। और अब एक कहानी इंडिया में बेदखली के बाद की जिंदगी को समझने की कोशिश की, जहां बेदखली के बाद कुछ लोगों को रिहाइश मिल जाती है, लेकिन कई लोग बगैर किसी सहारे के फुटपाथ पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं, और जिन्हें घर मिलता भी है उन्हें शहर से दूर ऐसे इलाकों में बसाया जाता है जहां ना ठीक से बुनियादी सहूलत होती है, ना रोजगार के मौके। इनकी कहानी सुनिए गाफिरा कादर से। बार बार हमारा घर टूटा हुआ हमको याद आता है। रात में डरती है माँ, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। 1 साल हो गया है रामपुरा के इस गोल्डन पार्क एरिया में बुलडोजर आए, घर गिरे और लोग फुटपाथ पर आ गए। लेकिन जब कैमरा और एडमिनिस्ट्रेशन चले जाते हैं तो कहानी वहां खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी वहां शुरू होती है, जिंदगी बुलडोजर के बाद। घर में रहते थे तो बच्चे सेफ्टी में रहते थे। अब घर टूटने के बाद में हम रोड पे आ गए। रोड पे हमारी बहुत मजबूरी रहने लगी। हमारी बच्ची है बिल्कुल रात में डरती है माँ, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। हमारी बच्चियों को लेकर हम साथ में सोते हैं, हमारे सामान है वो भी साथ में लेके रखते हैं। तोड़ फोड़ के फौरन बाद इन बेघर लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जाएं तो जाएं कहाँ। बचा हुआ सामान बोरियों में लेकर ये सब खानदान कभी रिश्तेदारों के पास तो कभी फ्लाईओवर के नीचे या फुटपाथ पर पना लेते हैं। एक एड्रेस खत्म होता है और साथ ही जिंदगी का तवाज़ुन भी। लेकिन कानून के मुताबिक किसी भी बस्ती को गिराने से पहले कुछ ज़रूरी मराहिल फॉलो करने होते हैं। कोर्ट ने बार बार कहा है कि डिमोलिशन से पहले सर्वे, नोटिस और रिहाइश के प्लान बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को अचानक बेघर ना होना पड़े।
ان میں سے کچھ لوگوں کو حکومت کی طرف سے رہائش مل جاتی ہے، لیکن کچھ قانونی باریکیوں اور کاغذی کارروائی میں الجھ کر بے گھر ہی رہ جاتے ہیں۔ نارائنی کا خاندان ان میں سے ایک ہے۔ 1 سال پہلے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین پر انکروچمنٹ بتا کر ان کا گھر توڑ دیا گیا اور اس کے بعد ان کے دستاویزوں کو غلط بتا کر ان کی ریہیبلیٹیشن کی عرضی خارج کر دی گئی، جس کے بعد سے آج تک گولڈن پارک سے کچھ ہی قدم دوری پر فٹ پاتھ پہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ پچھلی سال سردی میں ان کی موت ہو گئی تھی، پاپا کی موت ہو گئی تھی۔ سردی کے اندر پردہ نہیں، تمبو نہیں، ٹینٹ نہیں، ایسی سردی میں موت ہوگی اس کی۔ کھانے میں کبھی چھپکلی گر جاتی ہے تو کبھی چوہا منہ ڈال دیتا ہے، کبھی کان کھجورا بدبو مارنے لگ جاتا ہے۔ گرمی میں زیادہ پریشان کر دے گی ہم کو۔ ڈیمولیشن بچوں کے لیے صرف گھر کھونا نہیں ہوتا، اسکول چھوٹ جاتے ہیں، دوست چھوٹ جاتے ہیں، اور جب رہنے کی جگہ ہی عارضی ہو تو تعلیم ایک لگژری بن جاتی ہے۔ پڑھنے کا من تو بہت کرتا ہے، لیکن کوئی پڑھانے والے ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو کیسے پڑھیں گے؟ مطلب یہاں پہ رہتے تھے، جب ہم اسکول جاتے میرے دوست بہت تھے یہاں پہ، تو وہ سب جھگے ٹوٹ کے سب بھاگ گئے، تب سب اکیلے ہی ہیں یہاں۔ یاد تو بہت آتی ہے لیکن کیا کرتے ہیں۔ آج ایک دن میری لڑکی یہاں پہ سو رہی تھی تو اس کے پاس آ کے ایک آدمی سو گیا یہاں پہ، پھر ہم نے وہ آدمی کو اٹھا کے پھر مارا پیٹا، ان کو بھگایا ہم نے۔ دلی کی ایک تنظیم جاگوری جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق ان کیسز میں عورتوں کو بنیادی سہولت جیسے پانی اور سینیٹیشن بھی ایکسس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بیسک انفراسٹرکچر کی کمی خواتین کے لیے غیر محفوظ ماحول پیدا کرتی ہے۔ اسٹڈی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کی وجہ سے خواتین اور لڑکیوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بلیڈر انفیکشنز، پیٹ درد، کڈنی سٹونز۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹنگ کی کمی خواتین اور لڑکیوں کے لیے سیکشل ہراسمنٹ کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں اور تشدد کا خوف بنا رہتا ہے۔ سڑک پہ رہنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہم کو تو اچھا بھی نہیں لگتا سڑک پہ رہتے۔ ممی ساتھ میں سوتی ہیں ہمارے، نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ابھی جب مہینے لگتے ہیں آپ کے، ڈر تو بہت ہوتا ہے، پھر کیا کرے۔ پہلے ہمارا جہاں اندر گھر رہتا تھا کالونی میں تو ہم ایک دم سیف رہتے تھے، جیسے لیٹرین باتھ روم سب تھا ہمارے یہاں پہ، کوئی بات کی سویدھا سب تھی ہمارے۔ یہ کہانی صرف ایک بستی کی نہیں۔ ہاؤسنگ اینڈ لینڈ رائٹ نیٹ ورک کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق 2017 سے 2023 کے درمیان 16,80,000 لوگوں کو جبری طور پر ایوکٹ کیا گیا۔ صرف 2022 اور 2023 میں ہی 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر توڑے گئے اور 7 لاکھ سے اوپر لوگ بے گھر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں 82% اور 2022 میں 58% لوگوں کو کوئی رہائش نہیں ملی۔ کئی واقعات میں عدالتی اور انسانی حقوق کا اصول بھی فالو نہیں ہوا۔ HLRN نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ آج بھی انڈیا میں 1,70,00,000 لوگ بے دخلی کے خطرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اندو پرکاش دلی میں سالوں سے بے گھر لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو رہائش دلوانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے دور دراز کے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے، تو یہاں سے اگر آپ ساودہ گھیورا اور بھلسوا سب جگہ بھیجو گے اپنا جو ہے وچ از اباؤٹ 50 کلومیٹر فرام ہیئر، وہ کہاں سے کہ جیون مطلب ان کا کام یہاں پہ ہے، ان کا روزگار یہاں پہ ہے، 50 کلومیٹر دور کہاں جی پائیں گے وہ لوگ۔ آپ نے ان کو زندگی بھر کے لیے آپ نے ان کو مفلس کر دیا، بالکل غریب بنا کے چھوڑ دیا آپ نے جو ہے، اور کیونکہ وہاں پہ روزگار نہیں، جہاں پہ بھیجا تھا ان کو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، لڑکیوں کا برا حال تھا، مکانیں ٹھیک تھی نہیں وہاں پہ، جو ہے ایجوکیشن وغیرہ سب کچھ، مطلب آپ جو کوئی انسان ترقی کر کے آگے بڑھا تھا، آپ نے 20-25 سال ان کو اور پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہم نے دہلی اربن شیلٹر امپروومنٹ بورڈ، جسے ڈیوسپ کے نام سے جانا جاتا ہے، کے پرنسپل ڈائریکٹر PK جھا سے بھی بات کی۔ ڈیوسپ کا جو پروٹوکول ہے اس میں 12 ڈاکومنٹ ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں، راشن کارڈ ہے، ووٹر ID کارڈ ہے، بینک پاس بک ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ہے۔ وہ کہاں سے کون آدمی کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے ان کے بارے میں۔ ہمارا کلیئر کٹ ہے کہ 2006 سے پہلے کا جھگی ہونا چاہیے، جھگی وہاں ہونا چاہیے، اور 2015 سے پہلے کا ان کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے۔
लेकिन एक्टिविस्ट इंदु प्रकाश का कहना है कि ये प्रोटोकॉल्स शाज़ो नादिर ही फॉलो किए जाते हैं। जो हमने देखा है दिल्ली में और पूरे देश के अंदर जो है प्राय इसका उल्लंघन होता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है। आके 10 दिन पहले 15 दिन पहले नोटिस लगा देंगे वो पूरा, और कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, किसकी पात्रता है या नहीं पात्रता है, वो तय किए बिना जो है सीधा नोटिस लगा देंगे पूरा जो है, और एन मौके पे जाकर के हाई कोर्ट वगैरह में जा करके बोलेंगे जी ये लोग सब के सब इलीगल हैं। इनकी इलीगैलिटी के पे ज़्यादा बात करते हैं वनस्पत की, इनका जो है आवासीय अधिकार को लेकर के। जो भी डिमोलिशंस होते हैं उसमें जो है मात्र जो है केवल 5 से 10% लोगों का रिहायशी राइट मिलता है, अन्यथा सबको जो है सब जो है बेघर हो जाते हैं। तो इनके अधिकारों का वेलना होता है, मतलब वायलेशन होता है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो एविक्शन एनक्रोचर्स को हटाने के लिए करती है। हमने अभी तक कुछ ऐसे लोगों से बात की जो फुटपाथ के नीचे या फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, पर सावड़ा गेवड़ा के इस इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 20 साल पहले हुकूमत की तरफ से रीसेटलमेंट पॉलिसी में कुछ घर फराहम हुए हैं। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ से ये जगह बहुत दूर है, पर वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं। यहाँ कुछ लोगों को रिहाइश मिली, मगर सालों बाद भी जिंदगी कई और मसाइल की कैद बन गई। दूरी, परेशानी और रोजगार का खात्मा। यहाँ पे आए सावड़ा जे कॉलोनी के अंदर, यहाँ पे देखा तो भी यहाँ पे क्या था, जंगल था, टोटल जंगल था, भय भी था, यानी कि बाथरूम तक के यहाँ पे नहीं थे, ना औरतें और बच्चे, सब जंगल में। बहरहाल नंबर आया प्लॉट का, तो ऐसे ही डाल दिया था जैसे किसी कूड़े कचरे में डाल देते हैं। तो प्लॉट जो था इन्होंने दिया था करीबन किसी को 2 महीने में, किसी को 1.5 महीने में, किसी को 2.5 महीने में। धीरे धीरे मतलब ये सेटलमेंट भी हो ही गया। बहरहाल आज तक हैं परेशान। अब इधर काम के धंधे के सभी परेशानी है। कोई दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से 15 दिन में 20 दिन में लौटते हैं। आने जाने का सहूलियत बहुत कम है, और अगर बस से जाए तो सुबह जाए तो उस दिन तो आना नामुमकिन है। यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर पड़ते हैं दिल्ली। एविक्शन के बाद जहाँ कुछ लोगों को रिहैबिलिटेशन मिल जाने के बाद मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ नारायणी जैसे खानदान को फुटपाथ पर रहने को मजबूर होना पड़ता है। गाफिरा कादिर की इस कहानी के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।